नमस्कार साथियों, मैं सुस्मित हूं आपके साथ। आज संस्कृति विभाग के रेडियो चैनल जय घोष के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज एक खास दिवस मना रहे हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिवस को लेकर के आज पूरे देश भर में इस दिवस को याद करने की एक पहल की है, एक अनूठी पहल की है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व फैसला है उनका। इस स्मृति दिवस के माध्यम से हम उस दौर को याद कर रहे हैं, उस दिन को याद कर रहे हैं जब हमारे देश ने बंटवारे की विभाजन के दौरान जो विभीषिका थी उसके दंश को झेला था। और आज इसी इसी दंश को कैसे लोगों ने झेला है, कैसे महसूस किया है, उसी बात को आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश लेकर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊंगा जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है। उन्होंने विभाजन का दंश झेला है। पाकिस्तान से चलकर वो यहाँ इस भारत में, इस लखनऊ में आए और कैसे उन्होंने अपनी यात्रा की, पूरी यात्रा, पूरी यहाँ पर उनकी नए सिरे से शुरुआत, इन सारी बातों को आज हम समेट कर आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम इस घर में जहाँ पर उनका निवास है और इनके बारे में हम आगे बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो जय घोष पर। आइए आपको सीधे सीधे मिलवाते हैं ओम प्रकाश गुलाटी जी से। दादाजी बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो चैनल में। धन्यवाद आपका जी जी। आज जैसा कि एक दिन है जी, कल 15 अगस्त है, हम सबके मन में बड़ा उत्साह है इस दिन को लेकर के, लेकिन ठीक उससे पहले का एक दिन हमारे मन में एक तकलीफ लेकर के आता है जी। और इस बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी। कहीं गहराई से महसूस किया और उसके चलते उन्होंने आह्वान किया कि आज के दिन को एक ऐसे दिवस के रूप में मनाया जाए जो कि विभाजन की त्रासदी को बताता हो। और इसके चलते उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से इस दिवस को नाम दिया, इस दिन को नाम दिया। और आज पूरे देश में इस दिवस के जरिए उन लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, उस त्रासदी को महसूस करने की कोशिश की जा रही है जो उस दौर में झेली गई। आपने पूरा वो दौर देखा है, पूरा वो मंजर देखा है जी। तो मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे साथी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ उस बात को बताएं कि कैसे आप वहां पर रहते थे, पाकिस्तान में कहां रहते थे और उसके बाद कैसे क्या घटनाक्रम हुआ कि आपको वहां से निकलना पड़ा। ठीक ऐसा है। सन 47 में हमारी 17 साल की उम्र थी जी। इस वक्त 92 जी एज है जी। हम पाकिस्तान में लाला मुर्सा जगह है, अच्छा अच्छा। जीटी रोड पे, जीटी रोड पे। वो जिला गुजरात, पाकिस्तान में अच्छा। गुजरात शहर है। अच्छा ओके। गुजरात शहर है, उसके डिस्ट्रिक्ट उसके 8-10 किलोमीटर दूरी पे शहर था हमारा, वहाँ हम रहते थे जी। पढ़ते थे जी। फादर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, अच्छा हेड क्लर्क, अच्छा। हेड रसूल, ओहो। मंडी बहावुद्दीन के पास। जी जी। वहाँ से एक शहर है लोअर झेलम नदी के झेलम नदी के पास किनारे, लोअर झेलम और अपर झेलम, दो नहरें वहाँ से निकलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लोअर झेलम में ऑफिस वहाँ था। वहाँ हम 15 तारीख से पहले ही करीब मेरे ख्याल में जुलाई में कैसे मैं छोड़ के उसको तो आपके इस जगह छोड़ के फादर के यहाँ वहाँ ऑफिस में चले गए थे जहाँ रहते, हेड रसूल नाम था उसका। जी जी जी। खैर वहाँ रहते रहे एकदम जैसे ही 15 अगस्त, बल्कि वहाँ 14 अगस्त मनाया जाता है। जी जी जी। वहाँ 14 अगस्त का पूरा सेलिब्रेशन होता है। उससे तक कोई परेशानी नहीं थी, सब सद्भावना थी। फादर से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान या इंडिया। जी जी। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में रहूँगा। आबादी बदलती नहीं है, बदलते रहते हैं, राज तो बदलते रहते हैं। जी जी। ये किस सन की बात रही जब आप बता रहे हैं? ये सन 47 की बात, सन 47 की बात, ये जुलाई की बात है। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान बनने के 15-20 दिन पहले की बात। जी जी। तो वो कल कोई परेशानी करी कि जब यहीं रह के रिटर्न दिया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। उसके बाद अचानक ही क्या हुआ, 10-5 दिन के अंदर ही जी एक प्लानिंग थी जी, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग के तहत जी ये काम हुआ। प्लानिंग क्या थी, एक डेट फिक्स की गई थी जी मुसलमानों की तरफ से। जी जी शाम का टाइम पूरे पंजाब में जी। एक र्यूमर फैला दी गई अच्छा। कि सिख आए मुसलमानों को मार रहे हैं। ओ हो।
लेकिन थी नहीं का बात है। पर रिमूवर ऐसे शाम के टाइम मुसलमानों निकलो बाहर, जी 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 वो मुसलमान जो है अपना लेके गुंडा से वो जो नज़दीक के हिंदू मुसलमान थे मारना शुरू कर दिया काटना सबको। शुरू कर दी। जी जी ये यहाँ तक हुआ। खैर उसके बाद जहाँ हम थे, फादर हमारे सर्विस करते थे, वहाँ पे करीब 10-15 परिवार थे हिंदुओं के। जी वहाँ भी चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन वहाँ के डीएम थे या कौन ही था, उन्होंने जिम्मेदारी दी कि हम इनको एक निकालेंगे, रिफ्यूजी कैंप तक पहुँचाएंगे। सकुशल पहुंचा सके पहुंचाएंगे, वहां पे, ये बात पहुंचाएंगे। उन्होंने की। जी लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जी वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन और हैर रसूल के बीच में सिर्फ ट्राली चलती थी, खाली सर्विसमैन के लिए। अच्छा अच्छा। ट्राली कौन से हाथ से चलती, हाथ वाली ट्रॉली उस समय तो वही चलन में वही रही। चलती थी। वो भी लाइन जो थी वो मेरे ख्याल 200 साल पुरानी थी। खाली ट्राली सर्विसमैन के जाने जाने के लिए, स्लीपर नहीं थे उसमें, जी 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 लाइन थी। अब निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? जी अब ये बाद में ये फैसला हुआ कि इनको वो लोअर से अपर जेलम अपर लोअर से निकाला जाए। जी ये हर रसूल है, जी जी ये मंडी बहाउद्दीन, ये रेल लाइन जी जो बिछी हुई थी, ये जी बिल्कुल कमज़ोर थी। जी इस पे कोई रास्ता नहीं था निकलने का। जी ये फैसला हुआ कि इनको ऊपर ये नहर थी, जी यहाँ से निकाला जाए। जी जी साथियों, ये हमारे पास एक हाथ से बना हुआ एक दादाजी ने नक्शा बनाया है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो डिस्टेंस, कैसे वो दूरी थी जो तय करनी थी और जिसके चलते उस रूट से उन्हें निकलना था। ये हम पेपर आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल हम जुड़ते हैं दादाजी से बातों से आगे। यहाँ से कोशिश ही हुई कि इनके रास्ता तो कोई है नहीं निकलने का। जी ऊपर से दूसरी नहर जो थी उसकी पटरी से निकाला जाए। जी जी ट्रक आ गए, हम ऑफिस में इकट्ठे हो गए, घर छोड़ के। जी ऑफिस में 15 परिवार थे, जी सब इकट्ठे हो गए। तो उसके बाद जो क्या हुआ, जैसे हम ट्रक पे बैठे जी तो एकदम से क्या बात थी, ट्रक से उतर आइए। अरे जी जी पता नहीं क्या बात है भाई, ट्रक से उतर के कमरों में बैठ गए। जी पता चला क्या है कि उस रास्ते पे एक बस गई थी, रास्ता काट के उसको काट दिया गया। ओहो, उन सबको रोड का काट दिया गया है और जितने बैठे थे सब काट काट के नहर में फेंक दिए गए। बताइए। तो हमारा रुक गया हमारा। जी अब हमारा जाना भाई आफत हो उधर गई, से भी जाना चारों रुक गया। तरफ जो है मुसलमान घेरे हुए हैं। जी अब क्या समस्या, क्या अब जिम्मेदारी जो थी जी उसने ये सोचा कि और कोई तरीका तो है नहीं, ये रेल लाइन है, जी खतरनाक चीज़ है, जी सिवाय इसके कि और कोई रास्ता नहीं है। मालगाड़ी के डिब्बे जी 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 मंगवाए गए, जी 4 डिब्बे, अच्छा हल्के हल्के, बिल्कुल स्लो, आदमी चाल से भी कम, जी जी कि कहीं पलट ना जाए। जी। पता नहीं स्लीपर नहीं थे। स्लीपर नहीं थे, ऐसे ही उनको क्या- चला करके कोशिश की गई। अब उनको देहात वालों को पता चल गया कि ये आ रहे हैं, अच्छा चारों तरफ घेर लिया गया। दोस्तों, जैसा कि दादाजी ने बताया कि किस तरह से परिवार साथ में था और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी थी कि पूरे परिवार को उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए एक भूमिका निभानी थी। और उसके चलते उन्होंने प्रयागराज, जो कि उस दौर में इलाहाबाद कहलाता था, वहां पर नमक नहीं मिलता था और उसके लिए बनारस, जो कि उस दौर में स्टेट हुआ करती थी, वहां पर नमक मिलता था। लेकिन उस नमक को अनधिकृत तरीके से लाना पड़ता था और उसको ला करके इन्होंने किस तरीके से वहां पर गांव-गांव में जा करके उसको बेच करके जो पैसा मिलता था उससे जीवन यापन शुरू किया और इस तरह से यहाँ भारत में आगे की यात्रा शुरू हुई। दादाजी, इसमें आगे कैसे आप क्या कुछ हुआ? उसके बाद पता चले फिर नमक का काम कर बताया आपको जी फिर फापानो ट्रांसफर हो गया जी पर कैंप। वहाँ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जी हमने अप्लाई किया, जी उन्होंने अल्मोड़ा, पीटी से अल्मोड़ा ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया। जी देखो ट्रेनिंग सेंटर ऐसा था कि कुछ आदमी बढ़ के काम नहीं कर सकता था, जी। वो टाइम पास करने के लिए जी। 40 रुपए मिलते थे उसमें। जी जी तो खैर उसके बाद साल भर किया, उसके बाद दिल्ली फादर रिटायर हो गए, तो 2 रिश्तेदारों के साथ मिलके एक स्पाइस फैक्ट्री खोलने शुरू की, जी। लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद लखनऊ आ गए। जी लखनऊ आके गुलाटी साइकिल स्टोर के नाम से हमने रिपेयर साइकिल काम शुरू किया। साइकिल रिपेयरिंग का काम दोस्तों यहाँ पर शुरू रिक्शे, किया। साइकिल किराए पे, जी ये काम किया। लेकिन
कुछ मुकद्दर की बात, कुछ कुछ देर बाद इनकी उम्र 5 साल की हो, बड़े बड़े बेटे हैं। जी, आपके बड़े बेटे की उस दौरान 5 साल ये की 5 थी। साल की थी। ये दुकान पे दी भी और अच्छा। थोड़ा कूटने लगे। अच्छा अच्छा। हमको बड़ा फील हुआ। जी हमने तो किया, ये भी करेंगे क्या? जी। मन में आ गया कि ये काम छोड़ देना है। अच्छा, वहां से आपको देख करके ये लगा कि नहीं, ये चीज बड़ा ठीक मन नहीं। में बहुत शाक लगा जी। कि ये भी यही काम करेंगे क्या? जी पेंशन लगाएंगे क्या? जी जी। मैंने कहा ये काम छोड़ दें। उसके बाद एक दुकान छोटी सी जिस वक्त गुलाटी पीपल वाले के नाम से है, ये दुकान खरीदी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर हम दादाजी की बात बीच में रोकते हुए बताएं कि ये वो शख्सियत है जिनको आप भली भांति पहचानते होंगे, और लखनऊ में ये एक जाना माना नाम है, एक जाना माना प्रतिष्ठान है गुलाटी पीपल वाले। और गुलाटी पीपल वाले आज जिन ऊंचाइयों पर है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो शख्स अपने परिवार के साथ लखनऊ आया हो, जिनके पास कुछ ना हो, उस शख्स ने किस तरह से एक साइकिल की दुकान खोल करके वहां पर पंचर बना बना करके एक ऐसी अपनी शुरुआत की, और उसके बाद इतना बड़ा प्रतिष्ठान स्थापित कर दिया। जी दादाजी। तो उसके बाद कपड़े शुरू किए, तो उसके बाद बच्चे जवान हो गए, थोड़ा हेल्प करने लगे, पोते हो गए, अपना कारोबार, बगल में दुकान इनकी ले ली, वो मिल गई। जी, अब तो कई सारी दुकानें अब हैं, तो लेकिन 2-3 दादाजी वो जो शुरुआत हुई थी आपकी, जी। वो जो दुकान थी पंचर वाली, क्या वो दुकान आज भी है? हाँ, नहीं, वो दुकान किराए की थी। अच्छा मस्जिद के नीचे, अच्छा अच्छा। वो ख़त्म कर दी थी। वो दुकान खत्म हो गई थी। एक बात मुझे और पता चली कि एक बड़ी कोई ऐतिहासिक घटना हुई उस, जब आप साइकिलें किराए पे देते थे, रिक्शे किराए पे देते थे, तो कोई एक बड़ी शख्सियत थी जो आपके पास आई थी और आपने अ, अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी। मेरे पास आए थे। जी उस वक्त यंग एज में थे। जी क्या साइकिल, मैंने कहा ऐसा है, आप संभाल दीजिए कोई। जी। कोई मैंने कैसे पहचान, दे दूं कोई पहचान? जमानत। जी। विश्व नारायण खन्ना रहते थे हमारी दुकान के पीछे। अच्छा। खन्ना जी 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 बीजेपी में थे खन्ना, तो उनके बेटे, जी वो नाम हमको नहीं याद है, वो उनको लेके आए अटल जी को जी कि ये अटल जी हैं, जी जी। इनको साइकिल किराए पे दे दीजिए। उनकी जब उन्होंने अपनी पहचान दी तब जाकर के, तो मैंने क्या हमेशा दे, जब भी आए दे दे, कहते हाँ दे दीजिए। तो ये इस तरह से एक इंटरेस्टिंग वाकया यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका भी हमारे जो गुलाटी जी हैं इनके साथ इस तरह से एक जुड़ाव रहा। उनके काम के साथ उनका जुड़ाव हुआ, उनके साथ जब वो आते थे तो साइकिलें किराए पर लेकर के जाते थे और अपनी जो भी उनको काम करने होते होंगे वो करते होंगे। जी दादाजी, अब यहाँ पर एक मन में बात आती है, आपने इतना दर्द देखा, इतनी तकलीफ देखी, कैसा आज ये दिवस मनाया जा रहा है, आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती देख के। क्या नाम, मोदी जी और जोगी जी, जी अजीब जोड़ी है। जी ईश्वर करे बनाए रखे। जी ये जी हिंदुस्तान के लिए बहुत है, हजारों साल इनकी जिंदगी हो जी जी। और बच्चे खुश रहे। दादाजी, एक यहाँ पर बात निकल के आती है, हम लोग अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों में उलझ जाते हैं, मन इतना परेशान हो जाता है कि अब तो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन दर्शन को देखा जाए, आपके जीवन को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो हमें लगता है कि ये सब तो जीवन में कुछ भी नहीं है। ये आदमी परेशान हो जाता है, उससे क्या हल क्या है? क्या परेशानी से समस्या दूर हो जाती है क्या? जी परेशान होने से समस्या दूर नहीं होती। हिम्मत, जी दिमाग से जो काम किया जाए। ये ठीक है, कुछ आदमियों के अलग अलग विचार होते हैं, जी जी लेकिन वो अपने अपने विचार से उसको समझा के या अगले की बात समझ के उसको गाड़ी चलाया जाए तो मसला हल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपका जीवन पूरा का पूरा एक मिसाल है, एक साहस की, धैर्य की, ईमानदारी की। यहाँ पर ये सारी बातें इनके जीवन से जुड़ती हैं, जिसके बलबूते पे इन्होंने अपनी इस शहर में आकर के एक पहचान बनाई, और खुद ही पहचान अपनी नहीं बनाई, अपने पूरे परिवार को, और साथ ही साथ कितने लोग हैं जो इनके माध्यम से, जिनको रोजगार मिल रहा है, जिनकी रोजी रोटी चल रही है आज, उन सबको ये दिशा देते रहे हैं और आज आगे भी देते रहेंगे, अभी भी वर्तमान में दे रहे हैं। दादाजी, यहाँ पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। जी पोते, पड़पोते, पड़पोतियाँ, पड़नाती जी हैं, ठीक है। अब ईश्वर यही जाएगा। दादाजी, परिवार में कौन कौन है? परिवार की बात करें तो आप मतलब बेटे, बेटियां? 3 बेटे 2 बेटियाँ। 3 बेटे 2 बेटियां। और कितने पोते पर पोतियां आपने जिक्र किया अभी? जी बड़े वाले बेटे, जी इनके 2 बेटे, जी जी। 1 बेटी।
अभी यहाँ पर मौजूद भी हैं, मैं हमारे कैमरामैन है सौरभ, मैं ये चाहूंगा कि पड़पोता वो बड़ा वाला। जो बड़े बेटे हैं ओम प्रकाश गुलाटी जी के, वो मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ। ये हमारा सौभाग्य है और उनके माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, उनको भी हम देख पा रहे हैं। उनसे भी जरूर उनको दिखाएं, उन तक कैमरा पहुंचाएं। और ये साथ में दादाजी, ये जो पड़पोते हैं, ये पड़पोते हैं, आप मित्रों देख सकते हैं कि पूरा ये परिवार जो है उसमें से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब मौजूद होकर के इस बात से जुड़ रहे हैं, आज इस पूरे इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, आप तक भी पहुंच रहे हैं। दादाजी फिर से आपसे जुड़ रहे हैं, फिर से आपकी बातों से जुड़ रहे हैं जी। आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो भी श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे साथी हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देश देखिए, बंटवारा कितना बड़ा देश था ये। जी। इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान सब इंडिया में थे। आपस की फूट में या इनके बाहर से जो है, इनकी वजह से यह हुआ, विभाजन ना हो और जोड़ने की कोशिश किया मुल्क को, देश को। एक बात दादाजी ने बताई, ये हमारा देश इतना बड़ा नहीं था। ये देश जो आज खंड खंड में नजर आता है, ये अखंड भारत था और इसका जिक्र अभी इन्होंने अपनी बातों में खुद किया है। यानी अखंड भारत को अगर हम समझें तो ये हमारे जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो बहुत गिने चुने शायद बचे हैं, उनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे भारत की सीमाएं कहां से कहां तक थीं और उस भारत के खंड खंड होते हुए आज हम इस रूप में हैं। ये खंड खंड ऐसे ना हो, हमारे बीच में जो द्वेष था दादाजी वो आगे ना हो, हमारे बस बस मुझे लगता है शायद ये यही ना आप हो, कहना चाहते बल्कि हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो खंड खंड हो गया उसको मिलाया जाए, उसको मिलाया जाए और जो प्रेम था हमारे देश में, जो बहुत बड़ा बड़ा देश था जी ये। हम तो कहते कौरव पांडवों के टाइम बहुत बड़ा देश था ये। उनकी लड़ाई झगड़े में ये कुछ कमजोरियां आई, जी 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 चाहे वो घरेलू झगड़ा था जो भी था, जी उसके वजह से भी कुछ कमजोर हुआ देश। जी, और लगातार उसके बाद कमजोर कमजोर ही चला। होता गया, पीस होते गए। अभी 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 क्या है, अभी मुसलमान झंडा लेके पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, जी। एक और बनाएंगे, इसको भी मुस्लिम कंट्री बनाएंगे उनके दिमाग जी, बहुत से लोग हमारे देश में हैं जो देश के प्रति प्रेम रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल पूरा खराब कर देते हैं और पूरे अपने संप्रदाय का नाम भी खराब करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है दादाजी शायद यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग न पनपने पाए, उनकी विचार, उनकी भावनाएं, उनकी विचारधाराएं प्रभावी ना हो। इसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा, हमारे बीच में जो प्रेम था उसे बनाए रखना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तरक्की कर पाएगा। दादाजी आज हम आपसे जुड़े हैं, हमारा मन लगातार यही कर रहा है हम आपसे और बातें करते रहें और बातें करते रहें और आपकी उन बातों को जान पाएं। लेकिन देखिए जो कुछ जानकारी हमको थी, हमसे बीता है, बीता हम पे, वो हमने सब आपको बता दिया। जी जी, और कुछ चीज जानकारी होने की तो फिर आप नहीं, जरूर आपने अपना इतना कीमती समय दिया और सबसे बड़ी बात है आप लगभग 93 साल के हैं और इस अवस्था में भी आपने इतनी देर बैठ करके हमें समय दिया, हमारे साथ इतनी बातें साझा की। हम निश्चित तौर पर आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम निकाल के हमसे बात करने का समय निकाला है। बहुत बहुत आभार दादाजी, और जितने भी हमारे साथी हैं उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये थे ओम प्रकाश गुलाटी जी, जो कि जिन्होंने विभाजन की विभीषिका के दंश को झेला है, देखा है और शून्य से लेकर के एक आज इस मकाम तक का सफर इन्होंने पूरा तय किया है। यानी एक ऐसी स्थिति थी जब आप सोच सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो और अचानक से हमें कह दिया जाए कि आपको यहाँ से छोड़ना है, आपको यहाँ से हटना है, और उसके बाद जब हमारे हाथ में कुछ ना हो, उसके बाद उस शून्यता से लेकर के और एक एम्पायर खड़ा करना अपने आप में बड़ी बात है। और ये उन सभी लोगों के लिए मिसाल है जो छोटी छोटी बातों में हिम्मत हार देते हैं। तो एक मिसाल बनिए, एक साहस को रखिए सामने, एक हिम्मत को रखिए और अपने आप को एक प्रेरणा, एक आदर्श बनाइए। कुछ ऐसा ही आदर्श हमारे ओम प्रकाश गुलाटी जी का है। इनसे आज हमने बातें की, विभाजन की जो विभीषिका थी उसको लेकर के हमने याद किया। इन सारी बातों के लिए आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए हमारे चैनल रेडियो जय घोष से।